इसके बाद हम एंटीहिस्टामिन्स के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन विच ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन आर कॉल्ड एज एंटीहिस्टामिन्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे ही टाइप के ड्रग को एंटीहिस्टामिन्स बोला जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटीहिस्टामिन्स दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। इसके एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामिन, डायमेनहाइड्रिनेट, क्लोरफेनिरामिन एंड प्रोमिथाजिन। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। इसके एग्जांपल है लोराटिडिन, सेट्रिजिन एंड फेक्सोफेनाडिन। अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स की, तो ये सब ड्रग्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस एंड सिडेशन जैसे एक्शन देखने मिलते हैं। लेकिन सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए ये सब ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस एंड सिडेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामिन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटीहिस्टामिन्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। Antihistamines work by blocking the action of histamine, a substance released during allergic reaction. Histamine bind to H1 receptors in the body, causing symptoms like itching, swelling, and inflammation. Antihistamines prevent histamine from attaching to these receptors, which stop allergic symptoms such as itching, swelling, inflammation, and a runny nose. जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज होते हैं और यही हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने की वजह से ईचिंग, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एज वेल एज रनी नोज जैसे कंडीशन भी प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। लेकिन एंटी हिस्टामिन ड्रग्स इसी H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने की वजह से हिस्टामिन वापस बाइंड नहीं हो पाता। जब हिस्टामिन बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ईचिंग, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड रनी नोज जैसे कंडीशन धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी हिस्टामिन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटी हिस्टामिन्स का यूजेस क्या क्या होता है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। डायफेनहाइड्रामिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज राइनिटिस, हे फीवर एंड कंजक्टिवाइटिस। डायफेनहाइड्रामिन का इस्तेमाल ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि राइनिटिस, हे फीवर एज वेल एज कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्लोरफेनिरामाइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीजनल एलर्जीज, रनी नोज एंड स्नीजिंग। क्लोरफेनिरामाइन का इस्तेमाल ज्यादातर सीजनल एलर्जीज, रनी नोज एंड स्नीजिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। लोराटिडिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनिटिस एंड क्रोनिक अर्टिकेरिया। लोराटिडिन का इस्तेमाल एलर्जिक राइनिटिस एंड क्रोनिक अर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। सेट्रिजिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर, एलर्जिक राइनिटिस एंड ईचिंग कॉज्ड बाय हाइव्स। सेट्रिजिन का इस्तेमाल ज्यादातर हे फीवर, एलर्जिक राइनिटिस एंड हाइव्स से होने वाले ईचिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। डायमेनहाइड्रिनेट इज यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। डायमेनहाइड्रिनेट का इस्तेमाल ज्यादातर मोशन सिकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रोमिथाजिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वोमिटिंग एंड मोशन सिकनेस। नोजिया, वोमिटिंग एंड मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए प्रोमिथाजिन का इस्तेमाल किया जाता है। फेक्सोफेनाडिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनिटिस, हे फीवर एंड क्रोनिक अर्टिकेरिया। फेक्सोफेनाडिन का इस्तेमाल ज्यादातर एलर्जिक राइनिटिस, हे फीवर एज वेल एज क्रोनिक अर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस या फिर इंडिकेशंस ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटीहिस्टामिन्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हमारे बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे एडवर्स इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स की, सो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स माइल्ड हेडेक एंड ड्राई माउथ जैसे एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटीहिस्टामिन चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको यहाँ तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसके बाद हम 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन और 5-HT आर कॉल्ड एज 5-HT एंटागोनिस्ट। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर सेरोटोनिन के एक्शन को या फिर 5-HT के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे टाइप के ही ड्रग्स को 5-HT एंटागोनिस्ट बोला जाता है। 5-HT एंटागोनिस्ट को सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। 5-HT एंटागोनिस्ट के मेन एग्जांपल्स होते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, पलेनोसेट्रॉन, ट्रोपिसेट्रॉन एंड डोलासेट्रॉन। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि 5-HT एंटागोनिस्ट हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। 5-HT एंटागोनिस्ट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन एट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स 5-HT2A और 5-HT2C रिसेप्टर्स। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, 5-HT2A रिसेप्टर एंड 5-HT2C रिसेप्टर्स। 5-HT एंटागोनिस्ट इन्हीं दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने की वजह से 5-HT या फिर सेरोटोनिन का एक्शन भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद हम 5-HT एंटागोनिस्ट के क्लिनिकल यूजेस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि 5-HT एंटागोनिस्ट का यूजेस क्या-क्या होता है एंड कौन-कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑन्डेनसेट्रॉन इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी की वजह से नॉजिया एंड जो वोमिटिंग होते हैं, ऐसे टाइप के ही नॉजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए ऑन्डेनसेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनिसेट्रॉन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया एंड वोमिटिंग। कीमोथेरेपी की वजह से या फिर ऑपरेशन के बाद जो नॉजिया एंड वोमिटिंग होते हैं, ऐसे टाइप के नॉजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए ग्रेनिसेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। पलोनोसेट्रॉन इज यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। नॉजिया एंड वोमिटिंग के प्रिवेंशन के लिए पलोनोसेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोपिसेट्रॉन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग कॉज्ड बाय कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से जो नॉजिया एंड वोमिटिंग होते हैं, ऐसे टाइप के नॉजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए ट्रोपिसेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। डोलासेट्रॉन इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वोमिटिंग। ऑपरेशन के बाद एंड कीमोथेरेपी की वजह से जो नॉजिया एंड वोमिटिंग होते हैं, ऐसे टाइप के नॉजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए डोलासेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि 5-HT एंटागोनिस्ट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन-कौन से एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। 5-HT एंटागोनिस्ट की वजह से हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एंड फेंटिंग जैसे एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पर 5-HT एंटागोनिस्ट चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको यहाँ तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।